हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। पिछले वीडियो में हमने सेल साइकिल कोशिका चक्कर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोशिका विभाजन में पहला विभाजन है, उसका नाम होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है हमारे पास, यानी पेरेंट सेल है, और फिर ये विभाजन करके दो संतति कोशिका बनाती है, डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, संतति कोशिका बनाती है। तो जनक कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो अगर विभाजन होगा तो दोनों संतति कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 रहेगी। मान लेते हैं कि ये अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका, जैसे मानो कि अगुणित कोशिका में 23 गुणसूत्र है, तो विभाजन होगा तो ये 23 और 23 गुणसूत्रों की दो कोशिका बनाएगी। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका और संतति कोशिका में समान रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन की खोज पादप कोशिका के अंदर की थी स्ट्रासबर्गर ने। और अगर हम जंतु कोशिका, एनिमल सेल के बारे में देखें तो उसमें किया था फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने प्राणी की कोशिका, जंतु कोशिका में खोज की थी और स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिका में। अब जो समसूत्री विभाजन होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है, यानी दो चरणों में डिवाइड होता है। पहला कहलाता है केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में एक केंद्रक है। तो सबसे पहले जो विभाजन होगा तो इस तरह हो जाएगा कि कोशिका का जो केंद्रक है ये विभाजन होगा, ये दो केंद्रक बना लेगा। फिर इसके केंद्रक के विभाजन होने के बाद में इसका जीव द्रव्य विभाजित होना स्टार्ट होगा। इस तरह जीव द्रव्य विभाजित होगा इन कोशिकाओं का, और फिर ये दो कोशिका संतति कोशिका ऐसे बना लेगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि पहले जो विभाजन हो रहा है वो केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले तो भी ये याद रखना है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस प्रक्रिया। और दूसरे में जीव द्रव्य का विभाजन होता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रक का जो विभाजन हो रहा है, यानी केंद्रक विभाजन होकर दो केंद्रक बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये 4 चरणों में पूरा होता है। पहली प्रावस्था उसको कहते हैं प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, आपको हिंदी में भी नाम आपको यही याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो आप पीमेट से याद कर सकते हो उसको, पीमेट, पीमेट। ठीक है, पीएमटी एग्जाम होता है ना, जैसे नीट एग्जाम को पहले पीएमटी कहते थे, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हम सबसे पहले प्रोफेज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रोफेज में क्या होता है? गुणसूत्रों का संघनन होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोशिका है, तो उसमें पहले गुणसूत्र वो इस तरह पाए जाते हैं धागों के फॉर्म में। इन धागों को हमने क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन। इनका नाम होता है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के रूप में ये पाए जाते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। फिर ये संघनित होकर ये गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, यानी ये इस तरह गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यवस्थित होने लग जाएंगे इकट्ठे होकर, तो उसको कहते हैं गुणसूत्रों का संघनन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जब गुणसूत्र बनते हैं तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेल साइकिल में कि ये मेरे पास एक गुणसूत्र है, ठीक है, और ये सेकंड है, ये भी मेरे पास एक गुणसूत्र है। तो दोनों मेरे पास एक एक गुणसूत्र है। अंतर क्या है? इनमें एक ही क्रोमेटिड पाया जाता है। इसका नाम क्या होता है? क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड जो होता है उसको अर्ध गुणसूत्र भी कहा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है क्रोमेटिड। तो ये भी मेरे पास एक गुणसूत्र है, ये भी एक गुणसूत्र है, लेकिन इनमें क्रोमेटिड कितने हैं? दो क्रोमेटिड होते हैं, इसमें क्रोमेटिड एक ही है। ये जीवन अवस्था में इस तरह का था। फिर ऐस अवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि नया जो डीएनए बन जाता है, ठीक है, यानी डीएनए था उससे नया डीएनए इस तरह बन जाएगा। डीएनए की कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो इसकी वजह से क्रोमेटिड है वो दो हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं। तो ये जो दोनों क्रोमेटिड है ना, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, बहिन अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं, इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड है। मान लो कि इसके पास में कोई दूसरा गुणसूत्र और था, ये दो गुणसूत्र हो गए, तो मैंने यहां पर भी दो गुणसूत्र ऐसे दिखा देते हैं। तो ये भी दो गुणसूत्र है, ये भी दो गुणसूत्र, सॉरी ये एक गुणसूत्र, इसमें दो क्रोमेटिड है, ये दूसरा गुणसूत्र, उसमें दो क्रोमेटिड है, यहाँ पर भी दो गुणसूत्र है, ये भी दो गुणसूत्र है। लेकिन इनमें
क्रोमेटिड दो दो है, ठीक है, तो ये दोनों तो कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड और ये दोनों कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे इस तरह के। और ये जिस भाग से जुड़ते हैं ना, ये वाला भाग, इसका नाम होता है गुणसूत्र बिंदु, इसका नाम होता है सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये गुणसूत्र है ना, ये यहां से संघनित होकर इस तरह दिखाई देने लग जाते हैं और इनमें क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं जो किससे जुड़े हुए रहते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। इस दौरान इस कोशिका के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी यहाँ पाई जाती है इस तरह, और अंतःपर्दवी जालिका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर वो, और केंद्रक का आवरण, ये सब के सब विलुप्त होने लग जाते हैं, ये सब विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह। तो केंद्रक की जो आवरण केंद्रक झिल्ली है ये विलुप्त हो जाएगी। इनके अलावा क्या होगा, गोल्जी बॉडी है ये भी गायब हो जाएगी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस है केंद्रिका जो होती है केंद्रक में पाई जाती है ये भी गायब हो जाएगी, और जो केंद्रक की झिल्ली है, केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर एनवेलोप है, ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है कि जो केंद्रक होता है उसके पास में पाए जाते हैं दो तारक केंद्र, ये क्या होते हैं, तारक केंद्र कहते हैं इनको, ठीक है, या हम बोल देते हैं सेंट्रियोल कहते हैं। और ये अकेला है, देखो इसमें दो तारक केंद्र है और इन दोनों को साथ में मिलाकर कहेंगे तारक काय, तारक काय, सेंट्रोसोम कहते हैं। अकेला है तब तो क्या कहेंगे, इसको सेंट्रियोल कहेंगे, तारक केंद्र कहेंगे, और इनको एक साथ में मिलाकर कहेंगे तारक काय। अब ये तारक क्या क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। तारक काय है ये क्या करेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट पोल है उसकी तरफ इनमें मूवमेंट होने लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों एक साइड में पाए जाते हैं, तो ये एक है ना इनमें से निकलकर एक ही साइड में आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये विपरीत ध्रुवों की तरफ आ जाते हैं। तो यहां पर इस तरह हो जाएगा कि तारक के अंदर है ये आकर यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इनसे इस तरह तारे जैसी संरचना निकलती है, तारे के समान संरचना बनती है। अब ये तारे के समान संरचना क्या है, तो देखो मैंने आपको एक नाम बताया था, ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन होता है, ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन का नाम है। ये प्रोटीन इकट्ठी होकर ऐसे तंतु बनाती है जिनका नाम होता है तरकू तंतु, तरकू तंतु या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर है, ये बनना शुरू हो जाती है तो तारे जैसी संरचना बन जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं तारक का निर्माण या एस्टर फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक चीज का याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका की, ठीक है, यानी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल है, यानी हम बोल देते हैं तारक के अंदर ये नहीं पाया जाता, इनमें प्लांट सेल के अंदर तारक के अंदर नहीं पाया जाता। तो डायरेक्ट इनमें क्या होगा, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये इकट्ठी होकर ऐसे डायरेक्ट ही क्या करेगी, तारक का निर्माण करेगी, एस्टर का निर्माण करेगी। तो ये हो गया प्रोफेज। अब जान लेते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है। तो देखिए प्रोफेज हमने पढ़ लिया, पहली अवस्था क्या थी, प्रोफेज। और प्रोफेज में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों का संघनन होने लग जाता है, गुणसूत्र ऐसे हो जाते हैं जिनमें दो दो क्रोमेटिड रहते हैं, ऐसे दो, मान लो दो गुणसूत्र है कोशिका में, तो इस तरह स्थिति हो जाएगी। तारक के अंदर होता है ये विपरीत ध्रुवों की तरफ आ जाते हैं, फिर उनसे इसी तरह ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़कर ऐसे तारक का निर्माण कर लेती है जिसको कहते हैं हम एस्टर, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टर, यानी तारे जैसी संरचना। केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगती है और मेटाफेज में पूर्णतया विलुप्त हो जाती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। फिर क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी क्या होते हैं, हिंदी का नाम भी यही है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये यहां से इकट्ठे होने लग जाते हैं ऐसे, तो तरकु तंतु का निर्माण ऐसे शुरू हो जाता है। और ये तरकु तंतु क्या करते हैं, इनको क्या बोलेंगे, तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर है, ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तरकु तंतु बनना शुरू हो जाएंगे,
और ये जुड़ते कहाँ से हैं, ये काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। काइनेटोकोर क्या है, जैसे मेरे पास ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, और इसके ऊपर जो गुणसूत्र बिंदु होता है, सेंट्रोमियर होता है, हमने पढ़ा है, ये सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु है, तो उसके ऊपर पाई जाती है प्रोटीन जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। तो ये जाकर काइनेटोकोर से ऐसे जुड़ जाते हैं तरकु तंतु, ऐसे तरकु तंतु है, ये काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे, यानी स्पिंडल फाइबर्स है, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, इनको विपरीत ध्रुवों की ओर खींचना शुरू करते हैं। तो इसकी वजह से गुणसूत्र क्या होते हैं कि जैसे ये कोशिका है उसके मध्य में आकर ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। ये कब होता है, मेटाफेज में। मध्य इसको कहते हैं मध्य पट्टिका, मध्य में मेटाफेज प्लेट पे आकर इकट्ठे हो गए। तो क्या क्या हुआ, जो हमारे पास तारक केंद्र था, ठीक है, उनसे तरकु तंतु बने, ऐसे तरकु तंतु ऐसे बने, इसमें मेटाफेज में। फिर तरकु तंतु है, ये काइनेटोकोर से जुड़ गए, यहाँ पर काइनेटोकोर होता है, इन काइनेटोकोर से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में खींचते हैं गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर। इसके क्या कारण क्या होता है, जो गुणसूत्र है ये मध्य पट्टिका पर मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये स्थिति हो गई किसकी, मेटाफेज अवस्था की। फिर लगातार ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए तरकु तंतु है, ये गुणसूत्रों को लगातार खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये गुणसूत्र बिंदु टूट जाते हैं, ठीक है, यानी गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। ये कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, फिर एनाफेज शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से गुणसूत्र बिंदु टूट जाते हैं। देखो ये इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसको हाथ पैर बांध कर इधर खींच रहे और आधे इधर खींचे, तो बीच में से क्या हो गए, टुकड़े हो जाते हैं। तो वैसे इसके क्या हो गए, बीच में से टुकड़े हो गए। तो ये मेरे पास गुणसूत्र ऐसे टुकड़े हो जाएगा और दो गुणसूत्रों में बट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो गुणसूत्र बिंदु का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। और जो गुणसूत्र टुकड़े हुए हैं ना, ये अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे, यानी नेक्स्ट स्टेज ऐसे हो जाएगी। ये मेरे पास एक कोशिका है, उसमें गुणसूत्र बिंदु का टुकड़े हो गए, तो ये गुणसूत्र ऐसे टूट जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र ऐसे टूट जाते हैं, और ये यहां से हमने कहा कि तरकु तंतु ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ किससे जुड़े हुए हैं, ये तारक के अंदर है। और ये गुणसूत्र जो तरकु तंतु है, स्पिंडल फाइबर है, लगातार गुणसूत्रों को ऐसे खींच रहे हैं इधर की साइड में। तो एनाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र बिंदु टूट गए, और उसकी वजह से गुणसूत्र है ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे। इस दौरान जो गुणसूत्र है, या तो देखो इस तरह सीधे आई के जैसे दिखाई देंगे, या किसी में गुणसूत्र ऐसे रह जाएंगे, वी जैसे दिखाई देंगे। किसी में गुणसूत्र है वो ऐसे रहेंगे तो जे जैसे दिखाई देंगे। किसी में जो गुणसूत्र है वो इस तरह रहेंगे तो ये एल जैसे दिखाई देंगे। तो इसमें वी, एल, जे और आई, ये तीन आकार के गुणसूत्र हो जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ कितने गुणसूत्र है, तो आपने कहा कि सर दो गुणसूत्र है, ये प्रोफेज अवस्था में हो रहा था, प्रोफेज अवस्था में हो रहा था, ठीक है। फिर यहां पर क्या हुआ, ये मेटाफेज अवस्था आ गई, ठीक है, मेटाफेज अवस्था आ गई, मेटाफेज स्टेज आ गई। तो इसमें कितने गुणसूत्र है, दो। देखो कैसे पता करते हैं, मैंने कहा कि इन गुणसूत्र बिंदु को काउंट कर लो, यहाँ पर एक और दो, यानी सेंट्रोमियर को काउंट कर ले। यहाँ पर भी सेंट्रोमियर को काउंट किया, दो गुणसूत्र है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, देखो एक, दो, तीन और चार, यानी डबल हो गए। तो ये जो एनाफेज अवस्था आती है, इसमें गुणसूत्र है ये दुगने हो जाते हैं कुछ समय के लिए, गुणसूत्र है ये दुगुने हो जाते हैं। मान लो कि मानव की कोशिकाएं, उसमें 46 गुणसूत्र है, तो उनमें कितने हो जाएंगे, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि कौन सी अवस्था के दौरान जो क्रोमोसोम से ये 92 हो जाते हैं, तो आप कह दोगे कि एनाफेज में 92 गुणसूत्र हो जाते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद में जब टीलोफेज आते हैं तो वापस 46 हो जाते हैं। वो कैसे होंगे वो आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद में देखिए हमने कहा कि इसमें आई, जे, वी है, जे है, एल है, जे और आई, इन आकार में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे गुणसूत्र, और ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, एनाफेज। अब एनाफेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, टीलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है टीलोफेज। अब टीलोफेज के अंदर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो अब हम टीलोफेज के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो गुणसूत्र है वो ऐसे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। ये कब हुआ था, एनाफेज में। फिर आती है टीलोफेज। अब टीलोफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, यानी इस तरह होता है, ये कोशिका है, यहां पर गुणसूत्र ऐसे विपरीत ध्रुवों पर आ गए, विपरीत ध्रुवों पर आ गए।
फिर इनमें क्या होता है, केंद्रकीय पुनर्गठन होता है, यानी केंद्रक की झिल्ली वापस बनने लग जाती है, न्यूक्लियर एनवेलोप वापस बन जाता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक कोशिका होगी इसमें दो केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है, डाई न्यूक्लियर सेल बन गई है। अब इनके अलावा इनमें गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, ये जो गायब हुई थी पहले, ये वापस बन जाती है, पुनर्फॉर्मेशन, पुनर्निर्माण हो जाता है, रिफॉर्मेशन हो जाता है, पुनर्बन जाती है। और इस दौरान ये जो तंतु बने थे ना, ये स्पिंडल फाइबर, ये भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसमें फिर क्या पहले क्या होगा, सबसे पहले तंतु गायब हो जाएंगे, उसके बाद में इनमें केंद्रक की झिल्ली वापस बनने लग जाएगी, उसके बाद में इसमें गोल्जी बॉडी था, अंतःपर्दवी जालिका यानी ईआर है, न्यूक्लियोलस है, ये सब वापस बन जाएंगे। तो ये जो टेलोफेज के एंड में हमें क्या मिल जाएगा, एक कोशिका मिलेगी जिसमें दो केंद्रक होंगे, ठीक है, एक कोशिका मिलेगी जिसमें क्या होंगे, दो केंद्रक होंगे। तो इसका हो गया टेलोफेज। तो यहां पर मैं बना देता हूं कि मेरे पास ये एक कोशिका है, उसमें दो केंद्रक बन गए, और इनमें दोनों केंद्रकों के अंदर दो दो गुणसूत्र है, ठीक है, ये स्थिति हो जाती है। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या पढ़ा था हमने, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये दो तरीके इसमें काम आती है, दो विधियां काम आती है। एक का नाम होता है विदलन, विदलन को मतलब होता है बीच में से कोई काट दे। दूसरी इसमें काम आती है कोशिका पट्टिका विधि द्वारा। अब ये क्या होता है, ये विधि काम आती है प्राणी की कोशिकाओं में, जंतुओं की कोशिकाओं में, एनिमल सेल में, ठीक है। अब एनिमल सेल में क्या होता है कि एक खांच बनना शुरू होती है, यहाँ पर एक फूरो बनना शुरू होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे खांच बनना शुरू होती है। ये खांच क्या करती है, लगातार ऐसे मध्य की ओर बढ़ती रहती है, ऐसे मध्य की ओर बढ़ती रहेगी, गहरी होती रहती है, डीप फूरो होती रहती है, और लास्ट के अंदर ये आपस में ऐसे मिल जाती है। इससे क्या होगा, दो कोशिकाएं डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार जंतु कोशिका में विदलन विधि होगी, इसमें क्या बनती है, खांच बनती जो गहरी होती जाएगी और अंत में मिल जाएगी, और जीव द्रव्य का इस तरह विभाजन हो जाता है। तो ये तो होता है किसमें, जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में अलग होता है, जो पादप की कोशिका होती है उसमें थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है, जैसे पादप कोशिका मेरे पास ये है, पादप कोशिका है, उसमें बाहर की तरफ हमें पता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। फिर इसमें क्या हुआ, हमने कहा कि दो केंद्रक बन गए टेलोफेज के बाद में, और उनके अंदर इस तरह क्या आ गए, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र उपस्थित है इस तरह, ठीक है। और ये गुणसूत्र ऐसे नहीं रहेंगे, वो धागे जैसे वापस हो जाते हैं, यानी संघनन हट जाता है, वो धागे जैसे ऐसे हो जाते हैं वापस, पहले जैसे क्रोमेटिन, यानी दोनों का गुणसूत्र है, इनका संघनन नहीं होता, यानी हम बोल देते हैं असंघनन हो जाता है टेलोफेज में। कंडेंसेशन है वो रिमूव हो जाता है, वापस ये धागे जैसे हो जाते हैं। तो हम उसको धागे के फॉर्म में दिखाएंगे, दोनों में वापस गुणसूत्र ऐसे धागे जैसे हो जाते हैं, इसमें टेलोफेज के अंदर। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस में विभाजन होता है, तो यहाँ का तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी है वो यहाँ पर इकट्ठे होकर, बीचों बीच कोशिकाओं में इकट्ठी होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसका नाम होता है फ्रेगमोप्लास्ट। इंग्लिश का नाम भी यही है, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, या इसको दूसरा नाम कहते हैं सेल प्लेट, कोशिका पट्टिका, कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट कहते हैं, दूसरा नाम होता है, इंपोर्टेंट नाम है वो है फ्रेगमोप्लास्ट। ये बनाते हैं। ये क्या होती है, ये एक तरह की कोशिका भित्ति ही होती है, जो मध्य पटलिका बनाएगी। आगे चलकर ये क्या बनाती है, मध्य पटलिका बनाती है। मध्य पटलिका क्या होता है, तो आपने कभी शेल वॉल के बारे में, प्लांट की शेल वॉल के बारे में पढ़ा था, उसमें ये आगे चलकर मध्य पटलिका बनाती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिडिल लेमिली, ये बनाती है। तो ये लगातार ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और ये बढ़कर क्या करेगी, इस तरह दोनों कोशिकाओं को ऐसे डिवाइड कर देगी। तो ये दोनों कोशिकाओं के बीच में एक कॉमन, ठीक है, एक उभयनिष्ठ कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसका नाम होता है मध्य पटलिका। फिर उसके बाद में यहाँ पर नई प्राथमिक कोशिका भित्ति इस तरह बन जाती है। तो इस प्रकार ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है पादप कोशिका। तो ये था हमारे पास समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।